शिक्षा के बाजारीकरण पे प्रकाश डालें कि आखिर बाजारीकरण क्यों है और क्या इसका समापन हो सकता है, या फिर सरकार की जो ढोलमिल नीतियां हैं उसी हिसाब से अनवरत चलता रहेगा, लोग पिसते रहेंगे, बच्चों का भविष्य अधर में लटकता रहेगा, डिग्रियां खरीदी जाएंगी, और भी बहुत कुछ है जो शायद इस मुद्दे से हट के है, तो उस पे हम प्रकाश तो नहीं डालेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप शिक्षा के बाजारीकरण पे बताएं और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। सौरभ त्रिपाठी जी। सर, प्रथम आप सभी जो भी पैनल में हैं उन सबको नमस्कार मेरा। और अचानक से मुझे संकर्षण जी का फोन आया कि आपको इसमें सम्मिलित होना है। मैं कहीं निकल रहा था एकदम, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी मैं प्रयास करता हूँ, जो भी मेरे द्वारा योगदान दिया जा सकता है इस कार्यक्रम में देने का प्रयास करूंगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा के व्यापारीकरण की, शिक्षा के बाजारीकरण की। देखिए, आज के संदर्भ में हमारा व्यवहार और आचरण ही हमारी शिक्षा और परवरिश का आधार तय करता है। शिक्षा एक माध्यम है जो जीवन को एक नई विचारधारा, और यदि शिक्षा का उद्देश्य सही दिशा में हो तो आज का युवा मात्र सामाजिक रूप से ही नहीं बल्कि वैचारिक रूप से भी स्वतंत्र और देश का कर्णधार बन सकता है। मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि हम जिस देश में रहते हैं, जो हमारी संस्कृति ऐसी रही है, हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी रही है, मैं प्राचीन शिक्षा पद्धति की बात कर रहा हूँ, कि जब हम पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपनाते हैं तो हम पैंट शर्ट पहन के एक क्लर्क और या बहुत अधिक बड़े पोस्ट पे पहुंच गए तो सीईओ जैसे पद पे पहुंचते हैं। लेकिन यह भारत देश है जिसने विभिन्न देशों को राष्ट्राध्यक्ष दिए हैं। तो मैं खैर अपने वापस उस पर आता हूँ कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली को प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली माना जाता रहा। यह ब्रिटिश शासन की देन मानी जाती है। इस प्रणाली को लॉर्ड मैकले ने जन्म दिया। इस प्रणाली की वजह से आज सफेद कॉलर वाले लिपिक और बाबू पैदा हो रहे हैं। लोगों के अंदर खुद का कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। इसी शिक्षा प्रणाली की वजह से विद्यार्थियों का शारीरिक और आत्मिक विकास भी नहीं हो पा रहा है। मैकले की संस्कार विहीन शिक्षा प्रणाली ने हमारी भावी पीढ़ियों को अंग्रेजी का खोखला शाब्दिक ज्ञान देकर अंग्रेजों के लिए कर्मचारी तो तैयार किए, परंतु हमें हमारी पुरातन दैनिक संस्कृति मान्यताओं से पूरी तरह काटकर खोखला कर दिया। जब वो भारत आए थे तो उन्होंने यह समझ लिया था कि जब तक यहाँ की शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, यहाँ पे राज करना आसान नहीं होगा। मैं प्रयाग का रहने वाला हूँ। प्रयाग में बहुत से ऐसे नीम के पेड़ हैं जिनपे शिक्षकों को अकारण ही लटका दिया गया, हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए। हमें ये हीन भावना डाली गई कि हम जो भी हमारी संस्कृति है वह एक पिछड़ी संस्कृति है और उसके प्रति हीन भावना हमारे मन में आती गई और अंग्रेजी के प्रति हमारा झुकाव या लगाव बढ़ता गया। इसी कारण से हमारी शिक्षा प्रणाली से निकले छात्र अपनी संस्कृति की जड़ों से कट कर रह गए। शिक्षा के बिना विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास भी संभव नहीं। अगर हम प्राचीन काल में जाते हैं, शिक्षा का बहुत महत्व था। सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा का उदय सबसे पहले भारत में हुआ और भारत में ज्ञानोपार्जन को सबसे अधिक महत्व दिया गया। इवन भारत देश का नाम भी भा और रथ, भा का मतलब है प्रकाश, आभा से भा लिया, और रक्त का मतलब है सिख, यानी कि ज्ञान में डूबा हुआ समाज को भारत कहा गया। प्राचीन काल में शिक्षा का स्थान नगरों और शोरगुल से बहुत दूर वनों के गुरुकुल में हुआ करता था। इन गुरुकुलों का संचालन ऋषि मुनि करते थे।
और प्राचीन काल में विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, अपने गुरु के चरणों में बैठकर ही पूरी शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया करते थे। और विदेशी, हमारे पास ऐसे बहुत से हैं यहाँ, अगर आप देखें तो विदेशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते थे। फिर मध्य युग आया, तब भारत को लंबे समय तक परतंत्रता भोगनी पड़ी। मुसलमानों के युग में भी अरबी फारसी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। जब 18वीं और 19वीं शताब्दी आई तो शिक्षा को केवल अमीर और सामंत ही ग्रहण कर सकते थे और स्त्री शिक्षा लगभग खत्म हो गई। हमारे मन में हम ये फीड किया गया कि स्त्रियों की स्थिति हमारे यहाँ बालिका शिक्षा के लिए आज हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आप प्राचीन इतिहास उठा के देखें तो हमारे देश में गार्गी, विद्योत्तमा, अपाला, मंडन मिश्रा जी की पत्नी भारती, जिन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य को चैलेंज किया था और आदि गुरु शंकराचार्य को कुछ समय का तैयारी करके पुनः शास्त्रार्थ आना पड़ा था, ऐसी ऐसी विदुषी महिलाएं रहीं। लेकिन हमें ये फीड किया गया कि हमने उन पे ध्यान नहीं दिया। आज स्थिति ये बन गई कि हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को लाना पड़ रहा है ताकि लोगों में इस बेटियों की शिक्षा के प्रति लोगों में ये भाव उत्पन्न हो कि बेटियों को भी पढ़ना जरूरी है। देखिए, जब एक आदमी पढ़ता है या लड़का पढ़ता है तो वह एक लड़का पढ़ता है। मेरा मानना यह है कि जब एक बच्ची पढ़ती है तो पूरा एक परिवार पढ़ता है। जब वह बच्ची बड़ी होती है तो उसके बच्चे भी होते हैं। पहली गुरु जो होती है वो माँ होती है। कोई भी बच्चा होता है, आज भी मैं देखता हूँ, अगर वो काका गगा सीख रहा है तो भी पहली बार उसे उसकी माँ सिखाती है, और अगर वो ABCD सीख रहा है तो भी उसके बाद उसको उसकी माँ ही सिखाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी मन में ये भावना डाली गई कि हम पिछड़े हैं, हमारी शिक्षा पद्धति खराब है, और इसको करने में वे बहुत हद तक सफल हो गए। उनका ये प्रयास था कि ये अंग्रेजी, अगर ये उन्होंने अंग्रेजी हमें इसलिए नहीं सिखाई कि हम इंटरनेशनल मार्केट में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। उन्होंने हमें अंग्रेजी इसलिए सिखाई कि हम उनकी चाकरी कर सकें, उनकी गुलामी कर सकें। खैर, वर्तमान अगर शिक्षा पद्धति में आए तो सरकार बहुत प्रयत्न कर रही है। माननीय अटल जी के समय में भी सर्व शिक्षा अभियान लाए और गांव-गांव तक शिक्षा को पहुंचाने का प्रयास किया गया। अभी भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई एकीकृत शिक्षा योजना की बात चल रही है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने अप्रैल 2018 से मार्च 2020 के लिए नई एकीकृत शिक्षा योजना बनाने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी थी। और प्रस्तावित योजना में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षण अभियान समाहित होंगे। प्रस्तावित योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए मंजूर भी किए गए थे, और यह योजना मौजूदा आवंटित राशि से 20% अधिक भी है। तो प्रस्तावित जो एकीकृत शिक्षा योजना है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी के सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा के विजन के परिप्रेक्ष्य में लाई गई है, तथा इसका लक्ष्य पूरे देश में प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा सुविधा सबको उपलब्ध कराने के लिए राज्यों की मदद करना है। अगर मैं इस योजना की विशेषताओं में जाऊं तो योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप नर्सरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक सबके लिए समान रूप से समग्र और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना में शिक्षकों और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित
करते हुए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर खास जोर दिया गया है। और जो अगर मैं इनको कुछ पॉइंट्स अगर मैं बताऊं तो इसमें ध्यान दिया गया है कि स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए जो हमारे मुख्य उद्देश्य उनका ये है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था और छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि। स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता है, जहां बेटे की संख्या ज्यादा है, बेटियों की अनुपात कम है, उस असमानता को पाटना है। इसके अलावा सभी को स्तर पर समान और समग्र विकास करना है। न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने हैं कि और व्यावसायीकरण प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 को लागू करने के लिए राज्यों को मदद करना है, जो 2009 में लागू की गई थी, उनको भी मदद करना है। तो हमारी सरकार लगातार इस परिप्रेक्ष्य में काम कर रही है कि शिक्षा को कैसे मतलब पूरे भारत देश को शिक्षित, मतलब अभी केरला का सबसे 100% रहा, और आप अभी देखेंगे पिछले 4-5 सालों में बाकी भी देशों ने काफी अच्छा किया है, बाकी भी प्रदेशों ने काफी अच्छा किया है शिक्षा के क्षेत्र में। एक्चुअली शिक्षा का बाजारीकरण करने से नुकसान क्या हुआ कि जो बहुत अच्छे भी टीचर रहे ना, वो भी आजकल नौकरी के डर से, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हुई कि हमने शुरू से नौकरी पाने के लिए पढ़ाई की। अगर आप प्राचीन काल के भारत में जाएं तो हम देखते हैं कि लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार से पढ़ाया गया। गुरु द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों को उनके 5 विधाओं में निपुण किया। युधिष्ठिर को भाला में किया, अर्जुन को तीरंदाजी में किया, भीम को गदा चलाना सिखाया। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति ऐसे नहीं रहेगी। अगर आप और अभी आप मध्य भारत में भी आए तो आप देखेंगे कि जो भी हमारे यहाँ जो शिक्षा रही वो रोजगार ओरिएंटेड रही है, मतलब जॉब ओरिएंटेड शिक्षा पद्धति रही। जिसको जिस काम में निपुणता थी उसको उसी काम में डाला गया। अगर कोई अच्छा चित्र बनाता था तो उसको इस हिसाब से उसको प्रोत्साहित किया गया कि वह उसी क्षेत्र में आगे बढ़े। अब स्थिति ये है कि अगर मैं ड्राइंग करने लगूं तो लोग मुझे थोड़ा सा हे दृष्टि देखेंगे, या कुछ करता धरता नहीं है। अगर मैं कविताएं लिखने लगूं तो भी उसको आप कहते हैं यार कि आप ये देखिए हमारे मध्यकालीन भारत में तुलसीदास, कालिदास जैसे लोग पैदा हुए। अब ये बताइए कालिदास को लोग कंपेयर करते हैं शेक्सपियर से। ये कहाँ का आप कंपैरिजन कर रहे हैं? अरे शेक्सपियर की तुलना आप कालिदास से करिए। कालिदास महान विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन ये हमारे अंदर भरी गई हीन भावना है कि हमें लगता है हम आज की डेट में कालिदास की तुलना शेक्सपियर से कर रहे हैं। देखिए इन चीजों को बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और इसमें समय लगेगा। ये एक दिन में सुधरने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि ये एक दिन में बिगड़ी नहीं है। मुझे खुद भी जब मैं हिंदी में बोलने का प्रयास करता हूँ और मुझे दिक्कत तब आती, और मुझे कई बार ऐसा होता है कि बिना अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग किए मेरी बात पूरी नहीं हो पाती। जनरली हम अगर न्यूज़पेपर मुंह से 90% न्यूज़पेपर निकलता है, जबकि मैं प्रयास करता हूं कि समाचार पत्र निकले। तो अपनी सर्वप्रथम हमारे लिए यह आवश्यक है कि हमें अपने आप पर, अपनी पद्धति पर भरोसा करना होगा। हमें इस पर गर्व करना होगा। शिक्षा का स्तर तब तक नहीं सुधरेगा जब तक शिष्य अपने गुरु में रोल मॉडल नहीं देखेगा। जब तक शिष्य को ये लगे शिष्य जब तक फिल्म एक्टर्स को ही अपना रोल मॉडल मानेगा, क्रिकेटर्स को ही रोल मॉडल मानेगा, या आप या देखें बहुत कम आपको ऐसा देखने सुनने में आएगा कि शिष्य ये कहता है कि मैं अपना शिक्षक जैसा बनना चाहता हूँ। ये दुर्भाग्य है। और जब तक यह भाव शिक्षकों के प्रति शिष्यों में नहीं आएगा तब तक इस प्रणाली में सुधार नहीं हो पाएगा। शिक्षकों की जो इस वक्त उनकी स्थिति है उस
पर भी सरकार विचार करेगी। शिक्षकों और शिक्षा के स्तर पर सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जगह जगह बायोमेट्रिक लगाया। अभी सर ने बताया जैसे कि एक ही मतलब व्यक्ति के नाम पर कई लोग सैलरी ले रहे थे, तो इन सबको दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। पहले तो आदमी टीचर हो जाता था तो वो जाता भी नहीं था, उसके अटेंडेंस लग जाती थी। सारी चीजें हैं हमारे नॉलेज में और इन पे गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है और भगवान ने चाहा तो आज भी है कि लोग मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और बिहार के लगभग मुझे लगता है कि 20 से 22 हजार लोगों की संख्या आज भी हमारे जनादेश टीम के स्टिंग ऑपरेशन में है, जो घर बैठे हैं और आज भी सैलरी ले रहे हैं, जो पुरानी सरकारों के दौर में किए गए थे। कुछ सर शायद कुछ आपसे सवाल आरपी सर पूछना चाहते हैं, तो सर आप पूछ सकते हैं आरपी सर। जी, एक्चुअली मैं गौरव जी और शिशिर सर, इन दोनों लोगों ने बहुत अच्छे विचारों को व्यक्त किया, अपने भावों को भी व्यक्त किया और अपना विजन भी शेयर किया, यानी अपनी दूरदर्शिता शेयर किया कि इस तरीके से चीजें होनी चाहिए। मेरा एक प्रश्न है आप दोनों लोगों से। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रश्न को पूछने के पीछे जो मेरी मानसिकता है वो ये है कि जो हमारे देश के युवा है, यानी हमारे जो युवा है वो हमारी पूंजी है, एसेट्स हैं। यदि 39% युवाओं की बात की जाए तो उनके मंतव्य को यदि पढ़ा जाए तो उनके दिमाग में बचपन से एक ही नर्चरिंग किया गया कि शिक्षा को हमेशा एक नौकरी देने वाली सिस्टम, यानी कि एम्प्लॉय बनाने वाली सिस्टम को ही डेवलप किया गया आज तक। लेकिन यदि मैं अपने देश को अन्य देशों से तुलना करूं, जिस देश में शिक्षा एक केंद्र रहा है, और कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट देन यू हैव टू चेंज द रूट, यानी कि यदि हम फ्रूट्स की शक्ल अच्छी करना चाहते हैं तो हमें रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसा एक सवाल आप दोनों लोगों से पूछना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूं कि आप अपने अनुभव, अपने विजडम से इसका जवाब दें, ताकि ये जो लोग भी सुन रहे हैं वो इसमें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपने मंतव्य को बदलें, क्योंकि गंतव्य तो मिलता ही है। यदि आज तक पिछले 50 सालों से नौकरियों के लिए लोग डेवलप किए गए तो नौकरियां खूब मिली, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में 13 करोड़ वो बच्चे जो बेरोजगार हैं, यानी वो अच्छी शिक्षा लेकर के आज मार्केट में घूम रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, क्रिमिनल बन रहे हैं। लेकिन क्या इस शिक्षा के अंदर हमारी सरकारें या हमारे जो भी थिंक टैंक्स हैं वो सोचते हैं कि इन बच्चों को एम्प्लॉय के जगह पे एम्प्लॉयर बनाने की शिक्षा दें? ये मेरा आप लोगों से सवाल। पहले कौन जवाब देंगे? हाँ सर भाई जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं दूं? ओके, थैंक यू सौरभ जी। देखिए, मैं इस मामले में बड़ा ही मेरा धनात्मक रुख है और मैं सरकार के साथ बेहद प्रसन्न हूँ इस बात से कि प्रयत्न हर जगह की जा रही है कि जो हमारे अंदर में ऐसी क्षमता लाई जाए युवाओं के अंदर, ताकि वो खुद स्वयं का अपना रोजगार शुरू करें। हाल ही में सीबीएसई की सिलेबस बदली गई है और क्लास 6 में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट लाए गए हैं जिनको पढ़ने के बाद वो कुछ कर सकते हैं। जैसे आप सबों ने बताया कि हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति की एक सबसे बड़ी खामी ये है कि हम ये देखते हैं कि मछली पेड़ पर चढ़ सकता है कि नहीं चढ़ सकता है। अगर मछली की क्वालिफिकेशन या योग्यता हम इस पर जांच करेंगे कि वो कैपेबल है कि नहीं का, तो वो तो फेल करेगा ही। वो तो जिंदगी भर सोचेगा कि मेरे से बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर अलग अलग काबिलियत होती है। और बड़ा अच्छा त्रिपाठी जी ने बताया कि द्रोणाचार्य ने सबकी काबिलियत देखकर अलग अलग शिक्षाएं दी है। इसीलिए सरकार ने आजकल बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट डाले हैं जो 6 से 8 के बीच में, जैसे डिजाइन थिंकिंग एक नई सब्जेक्ट आई है जिसमें कि समस्याओं का जड़ से सोचकर निदान कैसे किया जाए,
उसके ऊपर बात हो रही है। 12th में भी बहुत सारे अलग अलग तरह के सब्जेक्ट लाए गए हैं, जिसको पढ़ने के बाद से नौकरी या मिले या ना मिले, लेकिन अपना वो स्वरोजगार शुरू कर सकता है। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग और सोशल बिजनेस एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग हर जगह दी जा रही है, और इसके लिए शब्द भी कराया जा रहा है। लेकिन जरूरत है मानसिकता में बदलाव की ना, जरूरत है। ये हमारे यहाँ क्या है अभी मानसिकता में, खास करके हिंदी राज्यों की मानसिकता की मैं बात कर रहा हूँ। चौधरी जी का बेटा इंजीनियरिंग में चला गया, मेरा भी बेटा इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। पांडे जी का घर में ये हो गया, डॉक्टरी में गई उनकी बेटी, और मेरी बेटी का नीट में हुआ नहीं। सवाल यह है कि एप्टीट्यूड देखते हुए लोगों को अपना काम करना चाहिए। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, मैं ज्यादातर लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, युवाओं से, और आजकल युवा नौकरी के पीछे नहीं, मैंने देखा है बहुतों को अपना अपना व्यापार करने की ओर जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उनको गाइडेंस देने वाला, मार्गदर्शन देने वाले लोगों की नितांत कमी है कि पैसे कहाँ से मिलेंगे। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, हालांकि सरकार की अन्य शाखाएं हैं जो उनको काफी अच्छा सरकार ने अभी भी काम किया है, एसएमई की तरफ से, एमएसएमई में जो लोन की व्यवस्था है, इन सब के कारण अभी काफी लोग ऐसे हैं जो कि अपना इंटरप्रेन्योर बन रहे हैं और एक अच्छा इंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। वो जॉब सीकर ना होकर जॉब गिवर बन रहे हैं। और मैं ऐसे कितने युवकों को जानता हूँ जिन्होंने अपना अपना रोजगार स्थापित किया है और आज सफल हो रहे हैं। बहुत अच्छा सर। सौरभ त्रिपाठी जी, आप अपनी बातों को रखें, सर के सवालों का जवाब आप भी दें। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। 2004 में बीटेक करने के बाद मैं दिल्ली आया, और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस सरकार में 2014 के बाद से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रति क्या रुख बदला है लोगों का, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ दिस गवर्नमेंट। 2007 में मैंने अपनी आईटी कंपनी डाली नोएडा में, और उस समय चैलेंज ये हुआ करता था मेरे पास कि जब मैं कहीं जाऊं और मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूं, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई नई कंपनी से, मैं उस कंपनी का डायरेक्टर होते हुए भी मैंने जो अपने विजिटिंग कार्ड छपवाए थे उस पर मैंने लिखवाया था प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ताकि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो मेरी वजह से मेरी कंपनी का मूल्यांकन ना करें। और दिक्कत इसलिए होती थी क्योंकि उस वक्त मेरे पास बाइक थी, मैं बाइक से आता था तो एक हेलमेट लटका लेता था, एक दाएं साइड में लैपटॉप लटका होता था, तो जो जिसके पास जाता था वो मेरे ऊपर एक आशंका के साथ देखता था, भाई कितने आपके, अच्छा सौरभ जी आपकी कंपनी में कितने लोग हैं, क्या मतलब क्या प्रोफाइल है, वेबसाइट तो आपके भी, मतलब किस तरह की बातें होती थी। लेकिन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया, लोगों का नजरिया बदल गया। आज की डेट में जब कोई कहता है कि मैं एक स्टार्टअप हूं ना, तो लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखने लगे हैं, और लोग उसको थोड़ा जैसे इंफीरियर नहीं देखते, कमतर नहीं आते उसको, जैसा कि 2007 में मैंने स्वयं भोगा है इस चीज को। जब मैं कहीं जाता था तो मुझे यह इंप्रेशन देना पड़ता था कि मैं बहुत बड़ी कंपनी से आया हूँ, आई एम जस्ट अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें हैं, और मुझे ये दिखावा करना पड़ता था। मेरी क्षमता ना होते हुए भी मैंने अपनी प्रोप्राइटरशिप कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड किया ताकि एक बड़ा इम्पैक्ट मैं क्रिएट कर सकूं। आज की डेट में ये चीजें नहीं है। मुझे अगर किसी से, देखिए मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, अगर मुझे किसी से 1 लाख रुपए की कॉस्ट बोलनी पड़ती थी तो मुझे ये लगता था कहीं ये मुझे मना ना कर दे मुझे काम देने से। आज समय बदल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यह देन है कि आज लोग स्टार्टअप को इज्जत की निगाह से देखते हैं।
आज अगर एक लैपटॉप लेके आपको बहुत से ऐसे शॉप, मैं किसी कॉफी शॉप का नाम नहीं लूंगा, बहुत से ऐसे कॉफी शॉप मिल जाएंगे जहां एक लैपटॉप लेके आदमी बैठा हुआ है और बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैंडल कर रहा है। सामने वाला जानता है कि ही इज अ स्टार्टअप, ही इज वर्किंग ऑन आइडियाज उसको। और मुझे 1 लाख कोट करने में डर लगता था, वो 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक की आइडियाज पे वो बात करता है। ये एक अंतर आया है। देखिए, भारत का जो इतिहास रहा है, भारत कभी भी नौकरी करने वाला देश नहीं रहा। आज की डेट में भी, आज मैंने 5 साल नौकरी की, मुझे मजा नहीं आया। मैंने कहा नहीं यार, अपना काम करते हैं। हम नौकरी के लिए पढ़ते जरूर है, लेकिन एक समय के बाद हम ये ऐसा रियलाइज करते हैं कि नहीं भाई, मजा नहीं आ रहा यार, अपना कुछ काम करना। और ये मेरी सोच नहीं है, ये 90% लोगों की सोच है। और बहुत से लोगों ने ऐसा प्रयास किया है, हो सकता है बहुत से लोग इसमें सफल हो गए, नहीं सफल हुए तो उन्होंने वापस अपने को उस जॉब में ले आए। आज की डेट में भी जब एक वैश्विक संकट है हमारे सामने है, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि जॉब्स इस समय लोगों को जॉब्स की प्रॉब्लम आएगी, लोग नई हायरिंग करते, क्योंकि जो ऑलरेडी जो 3-4 महीने का जो लॉकडाउन रहा, इससे आर्थिक संकट उपजा है और अभी ये थोड़ा रहेगा। तो इस समय जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर्स को डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत को लॉन्च किया। आत्मनिर्भर भारत कोई आज की चीज नहीं है, ये सन 2014 में उन्होंने मेक इन इंडिया लॉन्च किया था। मैं 2014 में जब माननीय कलराज जी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के केंद्रीय मंत्री थे, तो उस वक्त उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी, बेरोजगार से स्वरोजगार की यात्रा। उन्होंने एक 2014 के पहले जब आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करना पड़ता था तो आपको एमएसएमई में अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, जिसके लिए आपको विभिन्न विभागों की एनओसी लेनी पड़ती थी। इस चीज को माननीय कलराज मिश्रा जी के नेतृत्व में सेल्फ डिक्लेरेशन पे कर दिया गया। मेरा डिक्लेरेशन मैंने कर दिया, मुझे किसी डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। और उद्योग आधार मेमोरेंडम लाए वो, जिससे आदमी 5 साल तक लोग खींच जाता था। लोग पता नहीं कितने बिचौलियों को पैसे देते थे कि मेरा रजिस्ट्रेशन करा दो। तो माननीय कलराज मिश्रा ने उद्योग आधार मेमोरेंडम लाया, जिसमें आप ऑनलाइन, आज की डेट में भी आप 5 मिनट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन एमएसएमई में हो जाता है। तो सरकार बहुत काम कर रही है। मेक इन इंडिया लाई तो उद्यमियों, छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए लाई। आज की डेट में खैर आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया में बस इतना पाता हूं मैं कि आत्मनिर्भर भारत में इस सभी वर्गों को एक साथ जोड़ के आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन हमारी सरकार ऑलरेडी पिछले 5 सालों से स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। एमएसएमई है आपका, ये सेक्टर किसी भी देश में आप देख लीजिए, ये ग्रोथ इंजन कहा जाता है। जिस देश का एमएसएमई सेक्टर वीक रहेगा, वो देश कभी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। अगर आज की डेट में चाइना एक बहुत अच्छे स्तर पे है, तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि उसके एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है। तो ये चीज हमारे, और इस चीज को हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे समझते हैं। आज की डेट में भी इस पे बहुत सा काम हो रहा है। हमारे उनके आने के बाद मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी विभिन्न स्कीम्स आई, जिसके माध्यम से नए लोगों का रुझान बढ़ा है स्वरोजगार की तरफ। और अभी उन्होंने एक लेटेस्ट ऐप लॉन्च, एक ऐप इनोवेशन करके एक प्रतियोगिता लॉन्च की, जिसमें सभी लोग को ऐप के माध्यम से अपने आइडियाज देने हैं। तो हमारी सरकारें ऑलरेडी काम कर रही है इस पे। और हम ये जानते हैं कि जब जॉब तो जॉब सीकर्स की संख्या में कमी आएगी। और हम लोग, जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारे स्वभाव में नहीं है कि हम नौकरी करें। बहुत पहले भी जो है बार्टर सिस्टम हुआ करता था। मैं चावल उगाता था, आप गेहूं उगाते थे, मैं गेहूं ले लेता था, आप चावल ले लेते थे, तो मैं नौकरी नहीं करता था किसी के यहाँ। तो ये सिस्टम रहा। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा इसमें कि हमारी संस्कृति में भी ना लोगों की उनकी योग्यता के अनुरूप काम दिया गया।
जब हमारे यहाँ कोई सामाजिक भी काम होता था ना, जैसे मान लीजिए शादी भी हो रही है किसी की, तो उसमें बहुत से काम होते थे कि आप मतलब जैसे एक फूल वाला काम, मतलब आप देखेंगे कि विभिन्न उसमें नाव भी होता है, धोबी भी होता है, हर वर्ग का यूटिलाइजेशन, तो सभी क्षेत्र का समुचित विकास, समग्र विकास करने की हमारी पद्धति रही है। उस पद्धति को वापस देखिए, बहुत समय, क्योंकि वो एक दिन में नहीं बिगड़ी, मैंने कहा उसको बिगड़ने में, उसको उस पे इतने कुठाराघात कि उसको बिगाड़ने में इतना समय लगाया गया है। और भगवान की बड़ी कृपा है कि आज भी हम कितने भी, मैं सभी की बात करता हूँ, कितनी भी ऊंचाई पहुंच जाता है, हमारा आदमी कहीं ना कहीं अपनी रूट से जुड़ा हुआ है। और आप इस वैश्विक संकट में भी आप देखें, जहाँ पे सारा विश्व आज घुटनों पे आ गया है, हमारा भारत खड़े होने की कोशिश कर रहा है आत्मनिर्भर भारत के प्रयास से। तो ये कर रहे हैं काम और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। जब भी कोई बुरा समय आता है ना, उसके बाद बहुत, या तो आदमी बहुत अच्छा कर लेता है तो खत्म ही हो जाता है। तो हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारा पास ऐसा नेतृत्व है आज जिसको पूरा विश्व जिसकी ओर देख रहा है। तो उसके उन्होंने एक बात कही थी, मुझे याद आता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब एक है तो कुछ कहते हैं इसमें आधा ग्लास पानी है और कुछ कहते हैं आधा ग्लास पानी नहीं है, आधा भरा है आधा खाली है। उनकी जो सोच है वो ये कहते हैं ये ग्लास आधा पानी से भरा है आधा हवा से भरा है। तो जब हमारे पास इतना पॉजिटिव नेतृत्व है तो हमारी चीजें भविष्य में और अच्छी होंगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मुझे लगता है सर कि मैं कहीं ना कहीं मेरी बात आपको संतुष्ट कर सकी होंगी सर। अनुभव बहुत अच्छा। गौरव जी, आपने बहुत अच्छा अपने विचारों के माध्यम से बताया। मेरा ऐसा मानना है कि मैं जब आज के वर्षों पहले स्कूल में पढ़ता था, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ने के बाद हमारे यहाँ एक नैतिक शिक्षा की पढ़ाई होती थी। अभी आपने उस पर बड़ा अच्छा प्रकाश भी डाला। तो उस जो नैतिक शिक्षा की पढ़ाई होती थी उसमें किन विचारों को व्यक्त करते थे हमारे जो शिक्षक महोदय या महोदया थी, वो यही कहते थे कि यदि आप पीसफुल हैं, यदि आप खुश हैं, यदि आप अपने अंदरूनी लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने हमें गॉड गिवन कुछ इक्विपमेंट्स दिए हैं जिनको हम सेंसेस कहते हैं, लेकिन आज हमारी शिक्षा में, चाहे आप औद्योगिकी की बात करें, चाहे आप विश्वविद्यालय की बात करें, आज जब वो बच्चे बाहर निकलते हैं, जैसे आज जिस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अभी शिशिर जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हमें अपनी शिक्षा को इस तरीके से विकसित नहीं करना है कि आप मेरिट होल्डर बने। कहते हैं ना, यू शुड नो व्हाट यू नो एंड यू शुड नो व्हाट यू डोंट नो। तो ये जो व्हाट यू डोंट नो है, उस तरीके की चीजों को विकसित आज हमारे विद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में या उद्योग में कहीं पर भी नहीं किया जाता है, और ये एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन और तनाव का कारण भी होता है। मैं लास्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, क्योंकि आप एक यंग हैं, शिशिर जी के पास एक जीवन का बेशुमार अनुभव है, और चाणक्य यदि उनको कहा अभय जी ने, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो सब रिफ्लेक्ट हो रहा, या तो उनके अनुभव से, या उनके शब्दों से, या उनके विचारों से, या उनके जो भी विजन थे जिसको वाइब्रेशंस कहते हैं, हम वो अनुभव कर रहे थे। आप एक युवा के आइकन हो सकते हैं। अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि यदि हीरो हम फिल्म स्टार को मानते हैं या क्रिकेटर को मानते हैं, शिक्षक को क्यों नहीं मानते? क्योंकि इस देश को बनाता तो शिक्षक ही है। मैं भी शिक्षक रहा हूं। उस नैतिक मूल्यों का जो हमारे गॉड गिवन इक्विपमेंट्स हैं, आज उनको एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि जब तक वो डेवलप नहीं किए जाए, जैसे अभी आपने एक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात कही आपने कि आत्मनिर्भर देश, पर कैपिटा इनकम स्वरोजगार से, स्टार्टअप से बड़ा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। और आप ये बात बिल्कुल एग्री कर रहा था और बड़ा मजा भी आ रहा था अंदर कि हमारा स्वभाव नौकरी करने का है भी नहीं। बेसिकली हम एक लीडर हैं, हमारा स्वभाव है लीड करने का, सोसाइटी को कुछ देने का, लेकिन
वो चीजें मिसिंग क्यों है? क्या हमारे शिक्षा में थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए, अवचेतन मन की शक्ति जैसी किताबें, रिच डैड पुअर डैड, ये किताब में जब पढ़ रहा था तो मैंने उस किताब में ये देखा कि रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर थे वो एक जापानी राइटर है, गौरव जी, और उसपे उन्होंने ये कहा कि 95% जो गार्डियन वो अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो 5% गार्जियन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, और एक तरफ उन्होंने रिच डैड रख दिया 5% और 95% पुअर डैड रख दिया। जब मैं उस किताब को खत्म किया तो मुझे ऐसा लगा, मैं भी एक व्यवसायी हूँ, तो मुझे लगा शायद मैं एक उदाहरण के तौर पे रिच डैड के साइड में होऊंगा। लेकिन उस किताब को पढ़ने के बाद मेरे को ये पता चला कि मेरे जैसा पुअर डैड तो कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इतनी बड़ी शिक्षा लेने के बाद एक्टिव इनकम के लिए, यानी एक एम्प्लॉय की तरह एक्टिव इनकम जनरेट करता हूँ। व्हाट इज द सिक्योरिटी इन माई लाइफ? क्या सुरक्षा है? यदि मेरे को कुछ हो गया तो मेरा परिवार कहाँ होगा? तो उस किताब में ये लिखा गया कि 90 और एक और चीज उन्होंने मेंशन किया कि दुनिया के जो 95% लोग हैं वो नौकरियां मांगते हैं 5%, और दुनिया के 5% लोग 95% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। तो क्या हमारे शिक्षा इस तरीके का एक सिलेबस क्रिएट किया जा सकता है जहां मैंने जैसा कि बोला, यदि इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट यू हैव टू चेंज द रूट। यस, तो क्या हमारे रूट लेवल पे इस तरीके का एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा सकता है? क्योंकि ये संभव है कि नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन किया जा सकता है। इस पर मैं थोड़ा सा आपके विचार सुनना चाहूंगा। अभय जी मैं बोलूं पहले? सर बोल लीजिए, आप ही बोलिए सर। ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसमें कुछ बताना चाहूंगा। त्रिपाठी जी से मैं मेल खाता हुआ हमारे पिताजी और बुजुर्गों ने बताया है, उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भी। पहले कहा जाता था कि जो खेती है उसमें आप अपने मालिक हैं, इसलिए सबसे उत्तम वो माना जाता था। व्यापार उसके बाद माना जाता था और नौकरी को बिल्कुल निम्न स्तर का चीज माना जाता था। इसलिए मैं आपके पॉइंट को रीइंफोर्स कर रहा हूँ कि बिल्कुल हमारी प्रकृति में कभी भी नौकरी ना रही है। नेतृत्व की क्षमता से ओतप्रोत हम लोग रहे हैं और हमने पूरे विश्व गुरु का दर्जा था हमारे को। ये बीच में जो लोग आए और आक्रांता आए, उन्होंने बहुत हमारे शिक्षा पद्धति के साथ, हमारे विचारों के साथ बहुत सारा खेल कूद किया और उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि नैतिक शिक्षा के बारे में सिंह साहब ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, नैतिकता तभी आ सकती है जबकि एक शिक्षक अपना स्व उदाहरण प्रस्तुत करेगा। मैंने आपको कहा था इंग्लिश का एक कोटेशन, व्हाट यू आर साउंड सो लाउडली इन माय ईयर दैट आई कैन नॉट लिसन व्हाट यू से। आप जो बोलेंगे बच्चों को वो नहीं सुनेगा। अभी नैतिकता कहाँ से शुरू होती है? नैतिकता घर से शुरू होती है। पिताजी ऑफिस में काम कर रहे हैं और फोन आता है कि तुम्हारे पिताजी चले कि नहीं चले, तो बच्चा फोन पर कहता है पापा जी कह रहे हैं कि वो ऑफिस चले गए। तो क्या सोचेगा बच्चा? तो बड़ा कंफ्यूज्ड है कि क्या हमें सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए। झूठ बोलेंगे तो ठीक है, सच बोलेंगे तो ठोकाई लगेगी। सो दे do what they see in their vicinity, in their environment. शिक्षक के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक वर्ड है watch, WATCH. W stands, it is an acronym, stands for words, A stands for action, T for thought, C for conduct और H for heart. जो हमारे दिल से निकले वो हमारे विचारों में, एक्शन में दिखाई दे लोगों को। तो हम, जैसे हमारे पुराने जमाने में बताया जाता था, मनसा वाचा कर्मणा, जो एक होता है उसी को कोई लोग कहते हैं ये अच्छा शिक्षक है, अच्छा व्यक्ति है। तो ये बहुत ही जरूरी है वाच रखना। और ये बात बिल्कुल सही है कि यूनिवर्सिटी या स्कूल या शिक्षा प्रणाली का काम चरित्र निर्माण करना है।
न कि उनको फैक्ट्स बताना। अभी तक हमारी शिक्षा में कमजोरी क्या है, किसी ने ये नहीं बताया कि कैसे सोचें, दूसरा ने क्या सोचा उस फैक्ट को हम बोलते हैं कि याद करो और लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। सोचने के तरीके के ऊपर आज तक हमने कभी जोर नहीं डाला अपने पढ़ाई लिखाई के माध्यम में। है अगर काबिलियत बढ़ेगी, एबिलिटी बढ़ेगी, तो लोग स्वयं अपने आप को इतने एबल बनाएंगे कि जैसे स्टार्टअप इंडिया, हम भी अभी एक स्टार्टअप चला रहे हैं त्रिपाठी जी, और बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, और फर्स्ट क्लास चल रहा है। मेरा 68 साल का उम्र हुआ, मैं 65 साल में एक एंटरप्रेन्योर बना हूँ, नौकरी वगैरह करके, पढ़ाई लिखाई करके। 30 साल में सेना में था, EME कोर था, उसमें था, तो मुझे पता है। और आज के दिनों में मैं बता रहा हूँ कि चारों तरफ, खास करके आप जाएंगे किसी भी स्टेट में, आप बच्चों से बात करें, वो सब एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं और छोटी छोटी कंपनी इतनी सफलतापूर्वक चला रहे हैं, और इतने इंक्यूबेशन सेंटर है हर एक कॉलेज में आजकल। उन्होंने ठीक कहा है, हर एक कॉलेज में फंड मिली है, इंक्यूबेशन सेंटर है, रीजनल आइडिया है, आपको फंडिंग की जाती है, इंक्यूबेट कीजिए अपने आइडिया को, प्रोटोटाइप में डेवलप कीजिए, देन वेंचर कैपिटलिस्ट आपके लिए हाथ उठाकर खड़ा है कि कैसे आपको फंड करेगा और कैसे आपको आगे बढ़ाएगा। तो हमें धनात्मक ढंग से सोचना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि फिर से हम एक बार विश्व गुरु बनने की तैयारी में लगे हुए हैं, और शिक्षा पद्धति में भी सुधार हो रहा है। हम सबको अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। हम अगर सुधर जाएंगे, हम में अगर नैतिकता आ जाएगी, तो हमारे चारों तरफ के लोगों में भी नैतिकता आ जाएगी। हमें खुद अपना उदाहरण प्रस्तुत करना होगा समाज के सामने में। शिक्षकों को थोड़ी ज्यादा इज्जत देनी होगी, थोड़ा सम्मान देना होगा। जो राष्ट्र शिक्षकों का सम्मान देता है, एक खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस हो गया, तालियां बज गई, फूल मिल गए, खत्म हो गया। एक्चुअल सम्मान जो होती है वो जमीन पर होना चाहिए उनका। और इसी तरीके से नैतिकता में भी हम आगे बढ़ेंगे, हम रोजगारीकरण में भी आगे बढ़ेंगे। और आजकल का युवा का सोच बदल रहा है। मैं बिहार के बहुत युवकों को अभी एड्रेस किया हूँ 20 दिन पहले, और मैंने देखा है कि उसमें 40% लोग नौकरी नहीं करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं। मैंने बहुत लोगों को राय भी दी है कि क्या क्या काम करना है, कैसे काम करना है, और उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनकी मेंटरिंग कर रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ। सो चीजें बड़ी अच्छी रूप ले रही है, और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हमारा देश अगेन उन्नति के उच्च शिखर पर होगा, और हमें लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जी, अब आप बताएं। आपने सब बोल दिया, मेरे लायक कुछ बचा नहीं बोलने के लिए अब। और आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ सर। और एक चीज नैतिकता की बात है सर, तो ठीक है, मेरे पिताजी भी, मैं भी शिक्षक फैमिली से ही हूँ सर। मेरे पिताजी प्रधानाचार्य थे, अभी 3-4 साल पहले रिटायर हो गए। तो ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि नैतिकता हमें घर से मिलती है। जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो मैं यह सोच के करता हूँ कि इसका असर मेरे पिताजी पे, मेरी माताजी पे क्या पड़ेगा, या मैं जिनके साथ हूँ उनके ऊपर क्या पड़ेगा। और नैतिकता की जहाँ बात आती है, गलती हम ये करते हैं कि सारी नैतिकता हम अपनी बेटियों को बता देते हैं, बच्चों को। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है सर कि जिस प्रकार हम लड़कियों से, अभी जब एक लड़की पैदा होती है तो आप देखेंगे लड़की और एक छोटा बच्चा, लड़का पैदा होता है, बचपन में ज्यादा तेज होती है। हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो गई है सर कि लड़की जब बड़ी हो जाती है तो उसको ये भी नहीं मालूम होता कि हमारे गली के नुक्कड़ पे कौन सा दुकान खुली है नई, कौन सी नहीं, क्योंकि वो सर झुका के जाती है और सर झुका के चली आती है। तो ये सारी चीजें हैं सर। खैर, वो एक अलग विषय है। मैं बस ये नैतिकता की बात हो रही थी, मैं उसको बता रहा था। शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था हमारे समाज की बैकबोन है सर। ये रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी अगर कमजोर होगी
तो सर ये जो समाज रूपी शरीर है ये कमजोर होगा। शिक्षकों के प्रति भी सरकार को थोड़ा और संवेदनशील होना पड़ेगा। जब शिक्षक सिर्फ और सिर्फ ये धनार्जन के चक्कर में पड़ जाएगा सर, तो शिक्षा की स्थिति खराब होगी। और आने वाले समय में हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि लोगों, अच्छा आपने भी बताया सर कि अब कक्षा 5 और 6 में भी नया कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें तकनीकी शिक्षा को के विषय में और ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आने वाले समय में चीजें और अच्छी होंगी सर, यही उम्मीद करते हैं सर, यही प्रार्थना भी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जनादेश एक्सप्रेस लाइव के इस शिक्षा के बाजारीकरण के मुद्दे पे जो बहस आज हुई, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों ने निश्चित तौर पे एक अच्छा ऐसा संदेश दिया जिससे युवाओं को और अभिभावकों को बहुत कुछ सीखने को मिला। और इस समय देने के लिए आप लोगों को पुनः एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और हम उम्मीद करेंगे कि इस प्रकार का कभी भी कोई भी हम कार्यक्रम लाएं तो आप लोगों से दिशा निर्देश जरूर लें, क्योंकि आपके वक्तव्य जो हैं वास्तव में इतने बेहतरीन हैं और इतने संदेशात्मक हैं कि जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो भी बताया बहुत अच्छी तरह से बताया। लेकिन जो ये शिक्षा का बाजारीकरण टॉपिक आज उठाने का मकसद था हमारे चैनल का, ये उठाने का मकसद ये था कि आज के डेट में जो लोग अपने जीवन यापन के लिए बहुत ही संघर्ष करके अपना कम से कम जीविका उपार्जन कर रहे हैं, वैसे लोगों को इस स्कूली व्यवस्था और अन्य जो पठन पाठन की प्रक्रिया है उसमें जिस प्रकार से आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से जो प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही हैं, उसको लेकर के हमने इस मुद्दे को उठाया था। और निश्चित तौर पे आप लोगों ने जो भी संदेश दिया, लोग इससे संतुष्ट होंगे। और नेक्स्ट कार्यक्रम में इससे शिक्षा से ही संबंधित एक अन्य मुद्दे पे हम बैठेंगे आपके साथ और चाहेंगे कि उसमें कुछ लोग, कुछ बच्चे भी और कुछ अभिभावक जो आपसे सवाल करेंगे उनका आप जवाब देंगे। और संघर्षण मिश्र जी जो आप जुड़े हुए हैं बहुत देर से, आपको हम लोग नहीं सुन पाए क्योंकि अब समय हम लोगों का जो इसका टाइमिंग का था वो टाइमिंग समाप्त होने के कगार पे है। तो हम चाहेंगे कि कुछ थोड़ा बहुत आप भी अपने वक्तव्यों को रखें और लिमिट शब्दों में, क्योंकि इसको समाप्त के बाद हमारा एक और शो है उस पर भी हम लोगों को बैठना है। और पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे जो आप लोगों ने जनादेश एक्सप्रेस लाइव को अपना समय दिया। निश्चित तौर पे हम हर उन बिंदुओं को लेकर के आपके सामने लेकर आने का प्रयास करेंगे जिससे समाज का विकास हो सके, युवाओं का विकास हो सके, शिक्षा को एक अच्छा आयाम मिल सके। और अनवरत हम इस कार्यक्रम को लेकर आप सबके बीच उपस्थित रहेंगे और आपसे आपके सहयोग और सानिध्य के हम हमेशा अपेक्षित रहेंगे कि आपका सहयोग और सानिध्य हमें और हमारे पाठकों को मिलता रहे। मिश्रा साहब, आप अपने वक्तव्यों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर रखने का प्रयास करें। मिश्रा जी। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सौरभ भैया ने जितनी वो कहीं ना कहीं तक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो शिक्षा का बाजारीकरण है इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो डिग्री आधारित शिक्षा हो चुकी है, क्योंकि कहते हैं क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी नहीं बढ़ रही है। और हमारे यहाँ क्वालिटी की बहुत बड़ी चीजें होनी चाहिए। जैसे मैं तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका एक अभिभावक का भी देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे अभिभावक है, अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, 3 ही स्टेट की चर्चा करूंगा कि अभिभावक होता है, बच्चे का कहते हैं किस सेक्टर में उसका रुचि है उसको नहीं देखता है। जैसे शिक्षा को उसके ऊपर थोप दिया जाता है, चलो कुछ भी आप नहीं करो, एडमिशन करा लो, परीक्षा दे आना। तो वहां पे क्वांटिटी बढ़ाई जा रही है, और जो कि शिक्षा को बाजारी रूप में देने के लिए क्वालिटी की जरूरत, अगर क्वालिटी बढ़ेगी तो बाजारीकरण खत्म होगा। यहाँ पे क्वांटिटी है। और जैसे आज के सेक्टर में रहा गवर्नमेंट सेक्टर, मैं तो ये कहता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में कितने के ही जो ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये हम पर्टिकुलर 3 ही स्टेट की बात करेंगे, वो अपने बच्चों को कितने स्तर तक सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। क्योंकि वहां पे जब वो पढ़ाएंगे नहीं तो शिक्षा का स्तर सुधरेगा कैसे? वहां पे टीचर्स को सैलरी दी जाती है। इसीलिए मेरा तो सरकार से कई बार मैंने इस चीज को डिस्कशन भी किया कि उनके ऊपर एक प्राइवेट बॉडी बैठा दी जाए, जिसमें टाइम टू टाइम इनकी समीक्षा की जा सके और एजुकेशन लेवल को लेके
उसके क्वालिटी को बढ़ाया जाए और उसकी रिपोर्ट टाइम टू टाइम भारत सरकार को या उस प्रदेश की सरकार को भेजा जाए। बस यही इतनी मेरी सुझाव है और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। अब आप लोग से हम बताना चाहते हैं, जैसे अभी डिजिटल क्लासेज की बातें हो रही है, ऑनलाइन क्लासेज की, तो इस पे एक छोटा सा प्रकाश, चूंकि अगले एपिसोड में हम उसी मैटर को लेके आएंगे। हमारा देश तो तेजी से बढ़ रहा है, इसकी यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन एक तरफ से अगर देखा जाए जो ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही हैं, हम 3G लाए अपने देश में। 3G जब आया तो स्पीड की कोई व्यवस्था नहीं थी, हमने तुरंत 4G ला दिया, स्थितियां वही थी। अब 5G, 6G, 8G और 10G तक भी चले जाएंगे तो ये G वाला बढ़ोतरी तो हम करते जा रहे हैं, लेकिन स्पीड कहां से लाएंगे? और जो सुदूर जगहों पे गांव में बैठा हुआ बच्चा है वह ऑनलाइन क्लासेज कैसे ले सकता है? एक समस्या आएगी, ये बहुत बड़ी समस्या आएगी। और हम ये डिजिटल इंडिया पे बात करेंगे अगले अंक में हम, और डिजिटल इंडिया पे बेहतर तरीके से बैठेंगे कि कुछ वैसे लोग भी हमारे साथ रहेंगे जिनको दिक्कतें हो रही हैं, जिनके पास अभी भी गांव में अगर देखा जाए तो बच्चों के पास पढ़ने के लिए किसी तरह से माँ बाप खेत बेच करके, आज बंधक रेहन होता है गांव देहातों में, वो रख के पैसे की व्यवस्था करता है कि बेहतर विद्यालयों में हम उसका नामांकन करा सके और जिससे बढ़िया पढ़ाई कर सके। लेकिन उसके पास आज भी वही मोबाइल है, वो छोटा वाला, जिसमें कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक, कहीं किसी चीज की व्यवस्था नहीं है और वो उससे काम चला रहा है। तो वैसे स्थिति में वो लोग डिजिटल कैसे पठन पाठन करेंगे, हम आगामी अंक में, आने वाले अगले अंक में इस पे हम बहस करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, और आप लोगों ने हमको समय दिया। जनादेश एक्सप्रेस लाइव आप सबका अभिनंदन करता है और पुनः आपके सहयोग की अपेक्षा करता है। नमस्कार। नमस्ते।